नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन, फिर से हाजिर हूं बिल्कुल नई कथा लेकर आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा कहानी किससे। आज मैं कहानी लेकर आया हूं हाशिमपुरा दंगों की। अब आप कहेंगे कि दंगों की कहानी, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस दंगे के समय मैं वहीं था जहां दंगे हो रहे थे और उस समय मैं केवल 11 साल का था। आप समझ सकते हैं कि एक 11 साल के बच्चे के सामने जब इतना बड़ा दंगा हो रहा होता है तो उसके बाल मन पर क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा फ्लैशबैक। बात है 1987 की, जगह मेरठ। मैं अपनी बुआ जी के घर गर्मियों की छुट्टियों में गया हुआ था, एक स्किन ट्रीटमेंट के चलते। उसी समय पता लगा कि हाशिमपुरा नाम की जगह पर भीषण दंगे हो गए। दंगों की कहानी और 2 साल पीछे जाती है, 1985, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले को खुलवा दिया था और 1986 में कोर्ट के आदेश पर वहां पर रामलला विराजमान की पूजा शुरू हो गई थी। अब आते हैं वापस अपनी कहानी पर। साल 1987, अप्रैल का महीना। हापुड़ से आते हुए एक युवा डॉक्टर को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने उसे गाड़ी में जिंदा जला दिया। कारण था उस समय का सांप्रदायिक माहौल, जो कि खराब हुआ 1987 में बाबरी एक्शन कमेटी की रैलियों की वजह से। तनाव और ज्यादा तब बढ़ गया जब खबर आई कि एक जमीन के मामले में मुसलमान पक्षकारों ने हिंदू पक्षकार की हत्या कर दी। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। मैं उन दिनों वहीं था, मेरे सामने ये सब घटनाएं घट रही थी। रोज आगजनी की, दंगों की, झड़पों की खबरें आने लगी। हालांकि मेरी बुआ जी का घर एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में था, तो मन में थोड़ी सी सेफ्टी की भावना रहती थी, लेकिन रात को घबराहट, भय और तनाव का माहौल रहता था। सोचिए, छोटे बच्चों के मन पर इस तरह के माहौल का क्या असर पड़ता होगा। फिर एंट्री होती है पूरे सीन में पीएसी की। पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबल, ये एक अर्धसैनिक बल है, साथ में आर्मी की कुछ टुकड़ियों की। पीएसी का इसलिए महत्व रहा क्योंकि उन्होंने दंगे को अपनी तरीके से हैंडल करना शुरू किया। जहां भी दंगाई दिखाई देते थे तो दंगाइयों को जवाब बुलेट से मिलता था, गोलियों से मिलता था, डंडों से मिलता था, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। लेकिन अगर दंगाई दिखता था तो पीएसी उसका हिसाब किताब फिट यानी बराबर कर देते थे। धीरे धीरे लोगों के दिल में पीएसी के प्रति विश्वास आना शुरू हुआ। स्थिति ये हो गई मित्रों, मैं अनुभूत बता रहा हूं आपको, अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिस मोहल्ले से पीएसी की टुकड़ी का ट्रक निकलता था, उस मोहल्ले में शांति के जैसा माहौल हो जाता था। लोगों को लगता था बस अब सब ठीक हो जाएगा, अब हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, अब तो पीएसी आ गई है। ये कहानी मैं आपको आज ही क्यों सुना रहा हूं, 22 मई के दिन? क्योंकि आज ही के दिन इस कहानी में एक और मोड़ आता है जो कि पूरी की पूरी कहानी को 180 डिग्री टर्न कर देता है। एक तरफ पीएसी की जबरदस्त सफलता और फैन फॉलोइंग, दूसरी तरफ हाशिमपुरा नामक एक स्थान जहां पर पुलिस की एक टुकड़ी ने, पीएसी की एक टुकड़ी ने लोगों को एक गाड़ी में भरा और वहां से मुरादनगर की नहर पर लेकर आए।
ऐसा बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी है, इंटरनेट पर भी है, कि पीएससी ने उन लोगों की हत्या कर दी जिन लोगों को वो उस ट्रक में लेकर गए थे। कुछ लोगों को मुरादनगर नामक स्थान पर नहर की पटरी पर मारा गया और कुछ लोगों को मकनपुर, जो कि आजकल के एनसीआर के इंदिरापुरम में है, वहां हिंडन नहर की पटरी पर मारा गया। अगले दिन सुबह हमें पता लगा कि जिन लोगों को ट्रक में भरकर ले गए थे और मुरादनगर की नहर की पटरी पर उतारा गया था। नहर की पटरी बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर के साथ चलने वाली छोटी सी रोड को कहा जाता है। बताया ये गया कि जिन लोगों को पीएससी ने ट्रक में भरा था उनको मुरादनगर की नहर की पटरी पर उतारा गया और तड़ातड़ उन पर गोलियां बरसा दी गई। क्योंकि नहर की पटरी नेशनल हाईवे से ज्यादा दूर नहीं थी, तो एक तो गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के नगर के लोग वहां पहुंचने लगे और नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां भी रुक रुक के उस मंजर को देखने लगी। लोगों को दोबारा से ट्रक में भरा गया और वहां से ले जाया गया मकनपुर गांव के पास हिंडन की नहर की पटरी पर, जो कि आजकल इंदिरापुरम में स्थित है। बताते हैं कि बचे हुए लोगों को पीएससी ने वहां पर शूट किया। जितने भी लोग ट्रक में भर के लाए गए थे उनकी हत्या कर दी गई। जो एक दो लोग उनमें से बचे, बाद में उन्होंने ये सब बातें पुलिस को बताई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी दंगे की कहानी सुनाने से रिलेटेड नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद इस बात से है कि मानव जीवन में शांति सबसे आवश्यक वस्तु है, सबसे आवश्यक लक्षण है। और जब कभी ये लक्षण टूटता है तो एक छोटे बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ऐसी घटना पर हम उन बच्चों को जो कि अभी छोटे हैं ठीक फीडबैक दें, ताकि वे इस चीज को ठीक से समझ सकें कि आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कहानी तब की है जब मैं केवल 11 वर्ष का था। अगर मेरे मन में ये कहानी इतने गहरे बस गई है कि 22 मई आते ही ये बात मुझे अनायास दोबारा याद आ जाती है, तो सोचिए कि बाकी बच्चों के मन में जो कहानियाँ घर कर जाती हैं वो कितना मजबूत असर छोड़ती होंगी। तो अपने परिवार में अपने बच्चों को किसी भी घटना का सही परिप्रेक्ष्य देना आवश्यक है, ताकि वो उनके मन में भय या व्यग्रता का भाव न पैदा करके ज्ञान का भाव पैदा करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ मैं एक नई कहानी लेकर फिर से आऊंगा आपके सामने, आपके मनपसंद चैनल में, जिसका नाम है कथा, कहानी, किस्से। नमस्कार।